हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हम आपको कराने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आईसीआर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये हमारी आईसीआर एग्ज़ाम के लिए थर्ड लेक्चर वीडियो है। अगर आपने पहले वाली नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बीटी इज़ रिलेटेड टू। तो बीटी किससे रिलेटेड है? तो बीटी रिलेटेड है कॉटन से। तो आप देखेंगे बीटी का मतलब क्या होता है। बैसिलस थुरिंजिएन्सिस इसका फुल फॉर्म होता है। बीटी कॉटन जो है एक जेनेटिकल मॉडिफाइड पैट रेसिस्टेंट क्रॉप बनाई गई है कॉटन की। ये अपने आप को खुद ही डिफरेंट टाइप के पेस्ट से बचा लेती है, क्योंकि इनके जीन को उन पेस्ट से लड़ने योग्य बनाया गया है जो इसे पहले नुकसान पहुंचा सकते थे। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉटन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एसआरआई मेथड ऑफ प्लांटिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। जो एसआरआई मेथड है ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखेंगे एसआई मेथड जो है वो राइस से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर एक मेथड का यूज़ किया जाता है। पहले इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इस मेथड का यूज़ किया जाता है चावल की पैदावार ज़्यादा करने के लिए। इस मेथड में चावल को कम पानी, कम लेबर और डिफरेंट तरह के वीड्स को हटाकर हम चावल की ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हैं। इसीलिए एसआरआई मेथड का यूज़ किया जाता है राइस को उगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची इज़ लोकेटेड एट। तो इंडिया का जो लीची के लिए रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो उसे बनाया गया है मुजफ्फरपुर में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर फोर, सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो आप देखेंगे कि सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। तो यहाँ पे सोयाबीन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है और डिफरेंट टाइप के जो रिसर्चेस वगैरह हैं वो की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, सिल्क प्रोडक्शन इज़ नोन एज। जो हम रेशम को उगाते हैं या उसको प्रोड्यूस करते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ध्यान देंगे हम, इसको बोला जाता है सेरीकल्चर। सो सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम का उत्पादन करना। तो कुछ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, द एरिया कवर्ड अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया। तो भारत के अंदर कितना जो एरिया है वो बागबानी के लिए हमने रख रखा है। तो अगर हम देखें तो बागबानी करने के लिए भारत का लगभग क्षेत्रफल का 10% जो है वो बागबानी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा जो कि बिहार में है, उसे कब बनाया गया था? तो आप देखेंगे कि उसे तो इसको इस्टेब्लिश किया था 1905 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एट, विच सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन किसे कहा जाता है, कौन से सेक्टर को कहा जाता है? तो हमारे तीन चार सेक्टर्स आपको पता ही होंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। तो हमारी जो इंडिया की बैकबोन है वो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से, क्योंकि भारत के मैक्सिमम अभी भी 60% लोग किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन स्टार्ट करते हैं हम। ईसबगोल। तो ईसबगोल आपने सुना होगा ये वर्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप होती है और ये कौन से राज्य में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो आप देखेंगे जो ईसबगोल है वो गुजरात के अंदर उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ईसबगोल को एक दूसरे हम कह सकते हैं कि नाम से भी जानते हैं। ईसबगोल को साइलम हस्क भी बोलते हैं। इसमें पतली पतली पत्तियाँ होती हैं। इसमें 70% सॉल्युबल फाइबर और 30% इनसॉल्युबल फाइबर होता है। ये पौधा एशिया कॉन्टिनेंट का नेटिव पौधा है। इसका मतलब है कि ये सबसे पहले एशिया में ही पाया जाता था, बट अब ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भी पाया जाता है। इसका यूज़ जनरली किया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सही करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए, और इसको यूज़ करने से जो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वेयर इज़ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो भारत का शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो उसको स्थापित किया गया है कानपुर के अंदर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो पॉल्यूट्री इंडस्ट्रीज़ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक डिजीज़ है। तो कौन सी डिजीज़ है?
तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स मैक्सिमम सेटबैक ऑफ पॉल्यूटेड इंडस्ट्री हैज़ बिन ड्यू टू। तो इसका ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका, रानीखेत डिजीज़। तो ये एक डिजीज़ है रानीखेत डिजीज़, जो जनरली एक टाइप के वायरस से होती है। ये जनरली अफेक्ट करती है जो पक्षी होते हैं उनको, या फिर जो हम घरेलू पाल लेते हैं मुर्गी वगैरह, इन पक्षियों को जनरली ये रोग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें जो बर्ड्स होते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और इसमें इनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो कह सकते हैं कि बहुत, जब ये डिज़ीज़ हो जाता है तो बहुत सारे जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो मर जाते हैं। और ये एक ऐसा कह सकते हैं कि वायरस डिजीज़ है जो कि अगर ट्रीट ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना हो, तो इसमें बहुत सारे जो पक्षी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसे इंडिया के अंदर सबसे पहले उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था, तभी उसी के नाम पे इसको डिजीज़ को नाम दे दिया गया रानीखेत डिजीज़। वैसे इसको सबसे पहले देखा गया था इंग्लैंड के अंदर, एक जगह है जिसका नाम है न्यू कैसल डिजीज, का नाम स्टार्टिंग में रखा गया था NDV। NDV का मतलब है न्यू कैसल डिजीज़ ऑफ वायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी। तो इनमें से किसका पार्ट अगर हम देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन में नहीं शामिल किया गया था। तो फर्टिलाइज़र को तो किया गया था, तो ऑप्शन ए तो है ही हमारा। बी इरीगेशन को भी ग्रीन रेवोल्यूशन में शामिल किया गया था। HYV को भी शामिल किया गया था, जिसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी के हमारे पास जो क्रॉप्स हैं उसको रखा गया था, बीज को रखा गया था। बट जो डी ऑप्शन है आपका, क्रॉप इंश्योरेंस, तो इसको नहीं शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉप इंश्योरेंस को हमने तब शामिल नहीं किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट टू रिसीव आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड। तो आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो भारत का जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि ये न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द साइंस कंसर्न विद वेजिटेबल कल्चर इज़। तो वेजिटेबल कल्चर किससे रिलेटेड है और इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर जो होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, MSP फॉर फूड ग्रेन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो हम देखते हैं कि जो MSP है, तो MSP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को 1964 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, प्रभात इज़ एन अर्ली शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ। जो प्रभात है वो किस टाइप की वैरायटी है। तो ये किस में पाया जाता है प्रभात। तो ये रेड ग्राम, तो जो चने होते हैं उनके लिए रेड ग्राम नाम की एक वैरायटी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, HD 2967 इज़ द न्यू HYV ऑफ। तो आप देख रहे होंगे कि जो HD 2967 वैरायटी है ये एक नाम है, ये कौन सी क्रॉप के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीट के लिए एक वैरायटी न्यू इजाद की गई थी जिसको बोला जाता है HD 2967। क्वेश्चन नंबर 19, विच गैस इज़ रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स। तो जो धान के खेत होते हैं वो कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो धान के खेत होते हैं उनके अंदर से मीथेन गैस रिलीज़ होती है। और मीथेन गैस जो होती है वो हमें बायोगैस प्लांट से भी मिलती है। तो याद रखेंगे कि जो धान के खेत होते हैं उनमें से मीथेन गैस रिलीज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20, प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट आर। तो इनमें से अगर हम देखें तो प्लांट न्यूट्रिएंट कौन सा है। तो ये जितने दे रखे हैं उनमें से कौन सा है। तो अगर हम देखें तो बोरोन जो है एक टाइप का प्लांट न्यूट्रिएंट है, और प्लांट न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्लांट्स को बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो बोरोन में से एक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द एडॉप्टेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो जो हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हैं उनको इंडिया ने कब अपनाया था। तो हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
1966 में। तो 1966 में पहली बार हमने हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स थे उनसे खेती करना शुरू किया था। उससे पहले हम ट्रेडिशन टाइप के जो बीज हुआ करते थे उसी से खेती किया करते थे, जिसमें इतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती थी। तो जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हमारी जो क्रॉप्स में पैदावार है वो ज़्यादा होने लग गई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं एंड कीप लर्निंग।